देखती आंखों सुनते कानों, गुलसाना मंशा का सलाम कबूल हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। हमेशा खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहिए। नाज़रीन, हम हमेशा अपने शो के ऊपर किसी ना किसी ऐसे गेस्ट को मदऊ करते हैं जिनका डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो है वो होता है। मुझे अपने पाकिस्तान के बीच में हमेशा 2 से 3 चीज़ों की कमी दिखाई देती है। एक लीडरशिप की और दूसरा नौजवान को एंगेज करने की। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद इन्हीं 2 एरियाज़ के ऊपर काम करना है और बहुत ज़रूरी था कि एजाज निसार जैसे लोग सामने आते और अपने एंगेजिंग स्टाइल से और दबंग स्पीकिंग स्टाइल से लोगों को ट्रेन करते ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस कर सके और नौजवान जो हैं वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें। Ladies and gentlemen, Ejaz Nisar Sahab is the CEO of and founder, president, CEO Club Pakistan के। इसके साथ साथ जनाब ये जो इदारा है ये इस वक्त काम कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और बिजनेस लीडरशिप के ऊपर। सिर्फ यहीं पे एजाज की कहानी ख़त्म नहीं होती, एजाज ऑथर भी हैं और जनाब इनकी किताब का नाम है 100 CEOs एंड कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि कितना वास्ट एक्सपीरियंस और कितनी वास्ट कंट्रीब्यूशन होगी एजाज की कि जहां उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें इन तमाम CEOs की कहानियां और सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी वेलकम एजाज निसार। अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया गुलशन, आई एम ऑनर्ड, इट मींस लॉट टू मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। मेरे से ज्यादा इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि आप कितने बिजी हैं और आपने किस तरह से आज मैनेज किया। आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। जज़ाकल्लाह। एजाज, कहाँ से चले, क्या कहानी है, क्या जर्नी है? और मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो जो आपका एक मज़ाहिया सा अंदाज है ना जिसमें मैं और आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं और लोग आपकी कंपनी से महजूज होते हैं, आज का प्रोग्राम हमारा बहुत मज़े वाला होने वाला है। वो अमजद सलाम अमजद ने कहते हैं कि बात गो ज़रा सी है और बात उम्र भर की है और उम्र भर की बातें यहाँ 2 घड़ी में कहाँ होती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, मुख्तसर है। जो सफ़र है जी, सबसे पहले तो कहूँगा कि लोग पूछते हैं एजाज आप क्या करते हैं। हाँ, तो जी आईने बेचता हूँ अंतों के शहर में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मैं क्या सादा समझा जो लिखने पढ़ने वाला जो बंदा आज के ज़माने में, क्योंकि इतनी इंटेलेक्चुअल डिटोरेशन हुई है ओवर द फ्यू इयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत आ गई। आप बिलीव करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिटेरियोरेशन बहुत ज़्यादा हुई है? और आपको पता है ये मेरे सवालों में से आज एक सवाल तो उसकी वजह ये हुई है कि हमने टेक्नोलॉजी में तो तरक्की कर ली है, लेकिन साइकोलॉजी में पीछे रह गए, ह्यूमैनिटीज में पीछे रह गए। वो जो बेसिक एथिक्स है, बेसिक एथिक्स ऑफ लाइफ जिसको मैनर्स कहते हैं, अखलाकियात कहते हैं, वो हम पाताल में चले, वो जनाजा निकल गया उसका। तो मेरा जी सफ़र है जी, मैं एक बड़े एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमेशा मैंने देखा है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अर्ली लाइफ में वाले साहब ये पास्ट अवे और वालदा थी, वो अंगूठा लगाती थी, उन्होंने सारी पढ़ाया और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं माशाल्लाह। और अभी बस 2 वीक्स बैक शी पास्ट अवे, तो मैं अभी उस कैफियत से गुजर रहा हूँ। मैं बल्कि आज के सेशन में बोलूँगा अगर किसी की माँ है या बाप है तो प्लीज उनको वक्त दें, बाद में सिवाय पछतावे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता। तो इसलिए ना ये कामयाबी अधूरी है रिश्तों के बगैर। हाँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ कि एजाज निसार कौन है। तो वो एक वालदा का थी, तरबियत थी। हाँ। और तालीम से ज़्यादा, इसलिए मैं आज भी कहता हूँ तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट। तालीम और वासव अली वासव का मैं शागिर्दों में से हूँ, वो कहा करते थे कि ज़रूरत की तालीम और होती है और तालीम की ज़रूरत और है। तालीम की ज़रूरत, जो तालीम की ज़रूरत की तालीम है हमने हासिल की है, जिसमें वो मैदे की तालीम है, जिसमें हम रोटी को कर MBA कर लो, BBA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, CSS कर लो, इंजीनियर डॉक्टर्स बन जाओ, ये सारी क्या है मैदे की तालीम, इनके आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो होती है ना तालीम की ज़रूरत वो डिफरेंट है। मैंने पूछा सर वो क्या होती है? हाँ सर, यही मैं चाह रही थी कि एजाज आप डिफाइन कर दें। तो वो तालीम की ज़रूरत 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है फियर ऑफ अल्लाह, खौफ खुदा जिसको तकवा कहते हैं, बिल्कुल। और दूसरा होता है सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर ही 2 चीजें आ जाएं, दुनिया का कोई कैमरे की जरूरत नहीं उसको क्योंकि उसका सराते मुस्तकीम क्लियर है, उसका क्लैरिटी है, उसका गोल है। तो उसको ये नहीं, आपने कुछ ना चीज देखी है आजकल बड़ा डुगडुगी बजा रही है तालीम से ज्यादा स्किल की, आजकल बड़ा लोग कर रहे हैं,
मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, ये भी एक बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। हाँ एजुकेशन का रोल ज़्यादा है, डिग्री चाहिए या तालीम चाहिए हाँ या हाँ आपको स्किल चाहिए। मैं कहता हूँ एक्सक्यूज मी, आप उनके ऊपर वाली चीज़ मिस कर रहे हैं। वो हाँ, है तरबियत चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बेसिक एथिक्स चाहिए। आपको कभी ऐसा बंदा मिला मुलाजिम, आपका एक ड्राइवर हो या कोई ऐसा हो जिसको कुछ भी नहीं आता, कोई लिखना नहीं पढ़ना आता, कुछ नहीं आता, लेकिन उसे छोड़ देनी क्यों? उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो स्किल से ऊपर है, वो है ऑनेस्टी, वो ट्रस्ट है। उफ, मैं अक्सर लोग कहते हैं जी लड़की लड़के जो आते हैं जेंजी या फलां हमारे पास, वो जी हाँ, मोहब्बत, मैं कहा एक्सक्यूज मी, मोहब्बत कुछ नहीं होती, ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट अगर वो है, इंसान ऑनेस्टी ट्रस्टेबल है तो इज मोर इम्पोर्टेंट देन लवेबल। यस, हिज ऑनेस्टी मैटर्स, यस, हिज लव डजंट मैटर। तो वो एक जो ट्रस्ट है ना जी, तो वो जरूरी चीज़ है। तो इसलिए ना ये जो तरबियत का जो ताल्लुक है ना, कि हम तो माइले बा कर हमें कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राहवर मंजिल ही नहीं। बिल्कुल, जैसे तमीर हो आदम की वो गिल ही नहीं, तालीम तो है लेकिन तरबियत ही नहीं। हाँ। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते, तो ढूंढने वाले एजाज को दुनिया भी नहीं देती, नहीं देते, तो नहीं एजाज देते हैं। फिर बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, मतलब मैं हमेशा जब भी आपसे बात करती हूँ, मतलब आपका वो जो एक हंसी मजाक वाला एक साइड है वो एक तरफ, लेकिन जब आप बात करते हो तो आप इतनी बड़ी बात कर जाते हो। जज़ाक क्या रीजंस आप समझते हो? हाय, मतलब मैंने तो लिखती हूँ आपकी तरह, बस आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। जज़ाक मैं अल्लाह। अभी शायद स्टार्टिंग ईरा में हूँ अपने ऑथरशिप के, तो मैं लिखती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का माशरा बदअखलाकियात के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ 2030 इज गोइंग टू बी टू प्रिजर्व ह्यूमैनिटी विद इन ह्यूमंस। क्या रीजंस आपके सामने हैं, और क्या आप सजेस्ट करेंगे आज सुनने वालों को कि किस तरह से वो तब्दीली को लेकर आएं, कि हम तालीम का सही माने जो भी आपने हमारे सामने रखा, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें? समझते तो बहुत से लोग हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इंसान को सीधा रखने के लिए ना आपके पास वाई होना चाहिए, वाई होना चाहिए, आपका ठीक है। पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्यों? वाई यू आर हाँ, डूइंग दिस। क्यों? मिसाल के तौर पे मैं एक अपने सीरियस बात को मतलब लाइटर नोट में शेयर करूंगा। एक सरदार जी थे, अच्छा, वो मैराथन रेस में ना 10,000 एथलीट्स को उन्होंने शिकस्त दे दी, ठीक है, सारी दुनिया के बेस्ट एथलीट्स हरा दिए। राइट, सरदार जी को विनिंग पोस्ट पे आए, उनको गोल्ड मेडल मिला। हाँ, एक कुशना नामी कोई खातून ने उनका इंटरव्यू किया, कहते सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ सीक्रेट ऑफ सक्सेस की है, सक्सेस की व्हाट है, इज योर हाँ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हाँ, पंजाबी में सरदार पंजाबी बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो ਤੁਹਾਡਾ सीक्रेट कहता भाड़ में जाए सीक्रेट ऑफ सक्सेस, पहले मैंने दसो मेरे पीछे कुत्ता किने लाया सी। वो जब तक उसके पीछे कुत्ता नहीं रहा वो भाग नहीं सकता था। तो जिंदगी में जब तक आपका वाई नहीं है, रीजन नहीं है, रीजन दौड़ाती है। हाँ, मुझे थकनी नहीं देते, मुझे जरूरतों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। क्या बात, जो बाप है बेचारा सुबह जाता मुशक्कत करता, बच्चों को तो नहीं पता है जेन जी को कि उनकी यूनिवर्सिटी की फीसें कौन देता है। हाँ, वो एक बाप है जो मुशक्कत करता है, और वो जो तालीम बेईमानी हम हासिल कर रहे हैं, मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूँ प्लीज, हाँ, लेकिन जो होता है कि सही तालीम जो होता है ना, क्वालिटी हाँ, एजुकेशन, हाँ, बिल्कुल, मैं उसकी बात करता हूँ। तो वो जो होता है ना, और आपको पता है गुलशना जी, जो एजुकेशन का जो वर्ड है हाँ, ये एड्यूसर से निकला है, लैटिन जी वर्ड है ये। बिल्कुल, लैटिन वर्ड है, बिल्कुल इसका ऐसे, मतलब क्या है हाँ, पता है? इसका जानना, लघवी में नहीं 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 नहीं, हाँ, दूर दूर नहीं है इसका मतलब। हम्म, एड्यूसर स्टैंड्स वो लैटिन में कहा जाते ठीक है, हैं टू चिजल, ओके, CHISE, चिजल करते हैं पॉलिश करना। जैसे पॉलिश करना, आप हथौड़ी से पत्थर को चिजल करते हैं ना, तो हम्म, उसमें से चिजल करके तो उसमें से एक मूर्त बनाते हैं। बिल्कुल, जिसके माइकल एंजेलो ने भी कहा था कि उसने कहा था कि ये पहाड़ी है, इसके अंदर बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ, हाँ, ये घोड़ा कैसे आ सकता है, ये तो हाँ, पहाड़ है। हाँ, कहता है जी आप 1 महीने बाद आ जाए। उसने वो उसको कवर किया कपड़े से, ठीक और है, उसके बाद उसने क्या किया, अपना छेनी लेकर बैठ गया, सही, और 1 महीने बाद सारे गाँव वालों को बुलाया, हाँ, तो लोग आके परेशान हो गए, इतना खूबसूरत घोड़ा, हाँ, हाँ, इतना खूबसूरत, उसने इतनी नफासत से लग रहा था ओरिजिनल है ये। कहते ये घोड़ा, कहता है ये कहाँ से आया, कहता है ये घोड़ा इधर ही था, मैंने फालतू पत्थर लैदा किया। you carved it, तो पत्थर, जो फालतू पत्थर लैदा करने का नाम ही तरबियत है। हाँ, यस, तो इंसान की शख्सियत साजी है, हाँ, ये personality पर्सनैलिटी जो ग्रूमिंग है, ये इसको बेसिकली इकबाल ने खुद ही बोला है। खुद ही बोला, तो बिल्कुल, आपकी जो खुदी की जो डिफिनेशन है, ये खुदी की डेवलपमेंट है, यही सारी कहानी है बिल्कुल ऐसे, भाई। यही जिंदगी के अंदर मैंने ना 8वीं जमात में एक इकबाल हमें शनास, उन्होंने एक टीचर ने हमें एक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड पे एक इकबाल का शेर लिखा, इसकी तशरीह करके लाओ सियाको से बात। तो वो हमें क्या दे जी कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, ठीक है, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं।
कि जिंदगी के अंदर ना हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। हमें दीदा भर के ऊपर पूरा एक हफ्ता लेक्चर मिला कि दीदा भरी क्या होती। आज किसी 99% बच्चों को पूछ लें ये दीदा भरी क्या होती है, बच्चों को तो बहुत दूर की और बात है, बसीरत बड़ों क्या को होती पूछ है। लें। एक बसारत है, एक बसीरत है। जब इंसान की बसीरत की आंख खुल जाती है तो फिर वो सूरह ज़ोहा की जो आयत आपको समझ आ जाती है कि वो जो कहा जाता है कि हमने इंसान के नफ्स में रख दिया है कि अच्छाई और बुराई क्या है। तो इंसान को पता चल जाता है कि अच्छा और बुरा क्या, अच्छा और बुरा तो इंसान की वो तरबियत है वो जो अच्छा बुरा होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ से करूँ, क्योंकि जो तकवे का सॉफ्टवेयर है ना ये बहुत जरूरी है, फियर ऑफ अल्लाह जिसे कहते हैं। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क में दुनिया के 10 कंट्रीज पकड़ लें, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज पकड़ लें, न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन, फ्रांस, पेरिस, आपको 1-2 घंटे के लिए लाइट बंद कर दे, वहाँ बत्ती चली जाए, वहाँ तूफान आ जाए, कोई ऐसा, आप देखिए उनकी सारी तहजीब बाहर आ जाएगी। वो जो ऊपर से उन्होंने बड़ी ह्यूमन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ कैमरों से, जो पूरा जो सिस्टम सर्विलेंस इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो सर्विलेंस हटा के देखिए ना तो वहाँ ना ह्यूमन नेचर वहाँ हैवक क्रिएट कर देगी। तो ये एक जिसे कहते हैं दियारे मगरिब पे इकबाल ने कहा, रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, जिसे खरा तुम समझ रहे हो वो जरे कम अय्यार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, शाह नाजुक पे जो आशियां बनेगा नापायदार होगा। तो जिंदगी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप अपनी शख्सियत साजी करें, वो खुद ही को डेवलप करें। और खुद ही डेवलप करने के सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, जिसको आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आपने लीडरशिप डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। वो चारों का एक पैकेज है, एक 4 डायमेंशन है। जैसे हम कमरे में बैठे हैं, इसके 4 पिलर हैं, जिसमें छत 4 दीवारें ना, जिसमें छत का वजन है ना सारा, तो 4 डायमेंशंस हैं, 4 पिलर हैं। खुद ही जो पर्सनालिटी होती है, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर खुद ही डेवलप होती है उसको कहते हैं इश्क। क्या बोलते हैं कि इश्क क्या होता है? इश्क नबी के साथ, ठीक है, इश्क अपनी खुदा के साथ, इश्क अपनी मकसद के साथ। जब तक आपकी वो जो अब इश्क नहीं होता, उस लेवल नहीं होता, प्यार मोहब्बत बड़ी छोटी सी चीज है। जब खुदा की जात, नबी की जात और आपको अपने मकसद के साथ को कि डू यू थिंक, कुरान कहता है कि यू हैव बीन सेंट पर्पसलेस, कि आप समझते हो आपको बगैर मकसद के पैदा किया? जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर पे, तो मूसा ने कहा या अल्लाह मैं एक चीज पूछूं आपसे। पूछो मूसा। कि छिपकली ना होती तो कारखाने कुदरत में कोई नुक्स हो जाना था। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा, अभी थोड़ी देर पहले छिपकली ने पूछा कि मूसा ना होते तो क्या फर्क पड़ता? तो हर चीज के पीछे एक मकसद है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये जो यूनिवर्सल इकोसिस्टम होता है जिसमें सारे प्लैनेटरी सिस्टम है, उसके बाद हमारे जमीन का बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है। आप मैं बैठी हूँ, आप इकोसिस्टम से बैठे, ये हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरी यूनिवर्स के अंदर है, पूरी दुनिया में अंदर है। वो इकोसिस्टम है। जब समंदर पड़ते बड़ी मछली छोटी को खाती है, ये समुद्रों का इकोसिस्टम है, सर्कल है, ये बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है। ये सारी जो लाइफ चल रही है, हम लगता है कि ये ताकतवर कमजोर के जानवर खा रहा है, लेकिन वो उसका इकोसिस्टम है। उसको जब समझा बायोलॉजी जो स्टूडेंट है, पता चलता है कि उसके बगैर अगर चेन में एक भी कड़ी आ जाए, कहते हैं अगर चींटियां खत्म हो जाए या अगर एक मक्खी खत्म हो जाए जो होती है ना, तो दुनिया में जमीन के ऊपर जिंदगी खत्म हो जाए। तो एक इतनी कीमती चीज है, एक भी चीज। इश्क पहला हो गया। दूसरा क्या है जी? फकर। बिल्कुल, इसको कहते हैं वो वाला फकर नहीं, उसको बैगिंग कहते हैं, फकीरी। ये फकर जो होता है इसको कहते हैं इस्तगना कहते हैं। यानी कि ये होता है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी आए, आजिज़ी। इस वक्त सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है? ईगो, एटीट्यूड, ईगो। तो आजिज़ी, फकर जो होता है वो आजिज़ी से आता है। और तीसरी चीज होती है जुर्रत, जो पहला लीडरशिप का हर चीज में दुनिया के सारे फलसफे पढ़ लें, लीडरशिप के अंदर लीडरशिप सारी घूमती है उस करिश के आगे। सारा इल्म पीछे रह जाता है, करिश आगे निकल जाता है। इसको इकबाल ने कहा था कि शाहीन फियरलेस नहीं, एक शेर है इकबाल का, वो कहता है जी कि ये जो राज की बात है जो मतलब रूम से उन्होंने पीछे कि कहते हैं जी कि लाख हकीम सर बजीब एक कलीम सर बकब, सोहबत पीरे रोम से, यानी कि मौलाना रूम की सोहबत में बैठता था रूहानी तौर पे, तो मुझे पे राज फाश हुआ। सोहबत पीरे रोम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजीब, यानी कि 1 लाख स्कॉलर जो होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल फिलोसफर, वो बैठ के पूरे 1 लाख फिलोसफर बैठ के फलसफे की बातें करते रहना, और एक कलीम सर बकब, एक जो कमन पा के अल्लाह की राह में निकल पड़ता है ना मुजाहिद, वो उनसे भारी होता है। तो जो करेज चाहिए होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनके अंदर करेज होता है। वो कहते सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो वो करेज है, तीसरा एलिमेंट है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। और फोर्थ होता है गैरत। गैरत है बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, हुर्रियत कहते हैं इसको,
कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तको में, पहनाती है दरवेश को खिलाफत सरदारा, कि जो सरदार बनते हैं, जो लीडरशिप करना होता है, उनके अंदर एक वकार होता है, गैरत होती है, वो अपना झुकते नहीं, उनका ऑरा है, ऑरा होता है। चार चीजें मिले तो एक तस्वीर बनती है, उस तस्वीर का नाम क्या है पता है आपको? चार खुदी की चीजें बने ना, इकट्ठी करें तो मुजस्सम, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको क्रिस्टलाइज करें तस्वीर को, उसको कहते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नाज़रीन, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, मेरा ख्याल है मैंने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, डेफिनेटली हर एक प्रोग्राम की अपनी वर्थ, अपनी ब्यूटी थी, लेकिन आज जो मेरे गेस्ट हैं ना, वो बातें कर रहे हैं जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैं तो इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ हुआ है जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त, हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं जनाब वापस अपने प्रोग्राम में। हमारे मेहमान वहीं हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजाज़, आपकी जो बुक आपने लिखी, ठीक है, और उसमें नियरली, बल्कि मेरा ख्याल है कंप्लीट 100 CEOs एंड कंपनीज ऑफ पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज आपने। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तमाम कहानियों में या आपकी पूरी लाइफ के बीच में आपके रोल मॉडल कौन रहे? किसने इतना रिफाइंड इंसान कहाँ से जनरेट हुआ? किस मेंटोर से या किस पर्सनालिटी से आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हुए? बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात ये है कि हमारी 12 किताबें हैं जी, ठीक है, और 1200 हमने एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड सीईओज के केस स्टडीज लिखे हैं, ठीक है, जो कि मेथोडोलॉजी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसी के मुताबिक हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया, ठीक है। पूरी इस किताब को माशाल्लाह ऊपर 8 से 10 लोगों ने एमफिल की डिग्रियां ली। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती है 100 CEOs की ना। तो अब उसके ऊपर मैं सवाल पे आता हूँ कि जो मेरी जो इंस्पिरेशन अपनी है, आउट ऑफ 1000 प्लस, जो इतना पाकिस्तान में अभी तक किसी ने कंटेंट्स बनाया कि 1000 प्लस केस स्टडीज लिखी हूँ लोकल। बिल्कुल ठीक है। तो क्या उसमें जो सबसे, अगर मैं नंबर 1 रेट करूँ, जो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं, वो डॉक्टर असम नकी हैं। वो स्पेल ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने स्पेल बनाया। ही वॉज अ ग्रेट मेंटोर टू मी। उनके बेटे जो थे तीनों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और बेटियां तीनों डॉक्टर्स। ठीक है। तो मैंने IBA में उनसे पढ़ा था, यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो वो मेरे, समझे कि मेरे रूहानी बाप, तो उनके अंदर मैं बाप ढूंढता, तो मैं ही मेंटोर्ड मी। मैं अच्छी बड़ी एक सिविल सर्विस की जॉब कर रहा था, ठीक है। उससे मैं 3 जॉब्स की मैंने सिविल सर्विस की। मैंने प्रोफेशनल सिविल सर्विस PMS ऑफिसर था, उसके बाद मैं नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टर स्टेट बैंक था ट्रेनिंग का। तो मैंने 18 साल एक सरकारी नौकरी, आई वाज ग्रेड 20 ऑफिसर। जब मैंने जॉब छोड़नी थी, मैं डॉक्टर असम नकी के पास गया। अच्छा। तो मैंने कहा सर मुझे मेंटोर करें, शुड आई कंटिन्यू, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते थे और मैं एंटरप्रेन्योरशिप का स्टूडेंट था उनका। तो उन्होंने कहा बेटा कोई और कहता तो मैं फेंडी लगानी। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उन्होंने मुझे डेफिनेशन दी। ठीक है। वो कहते थे सिर्फ पंजाबी के अंदर ने चाका, सही चाका उतर जाए, झिझक जैसे होती है ना, फियर है, जो फियरलेसनेस है बस। और आपका जो होता है, जब आप निकल गया, और अंग्रेजी में हम कहा करते थे इसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। कि थोड़ा बंदा किसका होता है, पागल होता है, वरना रिस्क नौकरी कौन छोड़ता है? वो भी सरकारी नौकरी, वो भी ग्रेड 20 की जॉब, कोई नहीं छोड़ता। और मैंने कहा जी, कहता तेरे केस में तू छोड़ दे, तेरा दिमाग थोड़ा सा है कि ये जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स, ये थोड़े से डिफरेंट लोग होते हैं। इस वजह से फिर डॉक्टर असम नकी इंस्पायर्ड मी। उन्होंने किताबें लिखी, मैं उनके पास बैठता था, हमने इकट्ठे मिलकर डजन्स ऑफ सेशंस किए एंटरप्रेन्योरशिप पे, लीडरशिप पे। और अक्सर कहा करते थे यार ये जो होता है ना, विजन की स्टोरियां, कहानियां ना सुनाया करो। इजाज़ लीडरशिप का पहला स्टेप एक ही है, फर्स्ट बिल्डर। क्या मैं क्या सर, वो क्या किताबी बात करता है, स्टेमिना। ठीक है। कहता है जिनके अंदर स्टेमिना ही नहीं है, आज की नई नस्ल में स्टेमिना ही नहीं है, फिजिकल स्टेमिना, मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस। वो कहते जी सर मैं समझा नहीं। कहता शाहीन जो है इकबाल का, कभी इकबाल को पता है शाहीन को क्यों रखा इकबाल ने? अभी नेशनल ज्योग्राफिक देखो जाके। मैंने कहा देखिए सर उसमें क्या है? कहते देखो उसने क्या ट्रेड्स ढूंढे हैं लीडरशिप के, ईगल के अंदर, कि वाई ईगल इज द किंग ऑफ द बर्ड्स किंगडम। बादशाह क्यों है परिंदों की दुनिया का? बादशाह ना कि शाहीन जो है, उसकी वजह 4 चीजें जिसकी वजह से उसको इकबाल ने चूज किया। 100 साल पहले लिखा था, इकबाल ने रखा, और आज 100 साल बाद नेशनल ज्योग्राफी रिसर्च कर रही है कि शाहीन क्यों बादशाह बना। वो 4 चीजों की वजह से बना। सबसे पहले कहते हैं शाहीन के अंदर स्टेमिना होता है। ठीक है। कहता है मॉडर्न लीडरशिप पढ़ लो, जो वही मॉडर्न लीडरशिप होता है जो मेंटल टफ होता है,
जो हाँ। मुश्किल फैसले करता है, कर लेता है, उन बिल्कुल। फैसलों के लिए वो टफनेस चाहिए, मेंटल टफनेस। ठीक है। तो पहला स्टेमिना। दूसरा कहते हैं विजन, कहते हैं उसकी विजन क्या 300 किलोमीटर तक देख सकता है, देख सकता है, बिल्कुल। ऐसा विजन किसी परिंदे में नहीं किसी होता। परिंदे का तीसरा क्या होता है, मुर्दार नहीं खाता, ओए होए हराम होए नहीं होए। खाता। असल ये- लीडरशिप क्या, वो हराम की तरफ नहीं जाएगा। हाँ जी। और चौथी बिल्कुल। चीज क्या जी, वो कबूतरों के साथ नहीं उड़ता, वो तन्हाई पसंद होता है, वो आम छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं बैठता उड़ता, हाँ, उसकी ये- कंपनी है और बुलंदी पे बैठता है, बुलंदी पे रहता है। Exactly. और जब मुश्किल में आती है तो वो कहते हैं ना कि सारे परिंदे, बारिश होती है तो वो अपना को रास्ता ढूंढते हैं, हाँ, दरख्तों का, कोई पहाड़ का, कि जिसमें उनके परिवार गीले ना हो जाए बारिश से। हाँ जी, तो बिल्कुल। शाहीन वाहिद परिंदा है जो उड़कर उन बादलों से ऊपर उड़ जाता है, उसके अंदर स्टैमिना है। उसके अंदर तो ये से- चार चीजें अगर पढ़ लेना तो एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप के लेसन सीधे हो जाए। वो सारे बहुत खूबसूरती से आपने वो क्या कहते हैं कूजे में बंद कर दिया आपने, है ना। इतना बड़ा आइडियोलॉजी और इतनी बड़ी वो सिस्टम्स। और मैं मतलब मुझे, लेकिन लोग देखें ना, अब ये जो डार्क साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि लोग डार्क साइकोलॉजी को बड़े फ़ख्र से अडॉप्ट कर रहे हैं और डार्क साइकोलॉजी को बाकायदा अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए एजाज, मतलब जब कुछ लोगों से मैंने बात की और जब मैंने खुद, क्योंकि मेरे अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बड़े बड़े तेज़ हैं, मैं नोट कर रही होती हूँ, चुप करके फिरती रहती हूँ लोगों के बीच में, लेकिन मैं नोट कर रही होती हूँ, दे फील प्राउड ऑफ अप्लाइंग दिस डार्क साइकोलॉजी एंड दैट इज इंतहाई अनएथिकल। लेकिन उनका ये मानना है कि इससे हमें फायदा हो रहा है। देखिए पता क्या है, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म बिल्कुल लॉन्ग टर्म पेन। शाहीन पढ़ाए ना, इकबाल का जो फिलॉसफी है, करकस का जहान और है, शाहीन का जहान और नहीं पढ़ा रहे इसकी वजह से कि क्यों आता नहीं है। नहीं, लेकिन देखें, कोई भी टेस्ट एजुकेशनिस्ट ने देना होता है। कैम्ब्रिज का टेस्ट एजुकेशनिस्ट नहीं दिया है ना, आईबी का टेस्ट किसने दिया है पाकिस्तानी अवाम को? हम एजुकेशनिस्ट ने दिया मैंने है। क्या बोला आपसे, हाँ। कि इकबाल कहता है कि तालीम के तजाब में डालकर खुद ही को इनको सीधा कर दे। ये जो तालीम हम दे रहे हैं ना, ये बताया ना जरूरत की तालीम है, जी बिल्कुल। ये तालीम की जरूरत नहीं है, हाँ, ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं You're है, right. relevant। तो वो जो होती है ना जिंदगी के अंदर, ये वाली जो फिलॉसफी है ना, तरबियत जिसको हम कहते हैं, वो फिजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अच्छा निसार, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन और जनरेट हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि ये पेरेंट्स की डिमांड है। वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को इस काबिल आप कर दें, वो वाली डिग्री दे दें जिससे रोटी कमा ले। हाँ, और आपने आजकल सुना होगा कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अर्न दीज मच डॉलर्स। जब मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, हर कोई सिखा रहा है इतने डॉलर कैसे कमाने, इतने डॉलर कैसे कमाने। एक बात बताओ, मैंने आगे से ये बात कही, अभी ये परसों ही मैं एक इवेंट से होकर आई हूँ, मैंने उनसे कहा कि यार आप भी यही बता रहे हो, अच्छी बात है, स्किल सेट देना बुरी बात नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट व्हाट अबाउट यू टीच देम मनी मैनेजमेंट। 3 चीजें याद रखिएगा जी। वैसे हमेशा थर्ड पे आते हैं, हाँ, स्किल भी थर्ड पे आता है। स्किल भी थर्ड पे आता है। पहला होता है वैल्यू सेट, Yes. उसके बाद होता है माइंड सेट, फिर होता है स्किल सेट। ये 3 सेट चाहिए। हाँ, आप अपनी 3 कोर वैल्यूज डिफाइन करें, 3 कोर आपके जो माइंडसेट्स हैं, जो आपके वो एटीट्यूडल define हैं, करें। और उसके बाद 3 स्किल्स कर लें। और हाँ। स्किल्स भी मैं बता देता हूँ, हाँ, जो आज की, मैं डेवोस जाता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाता हूँ, वहाँ दुनिया के सारे बड़ों से मिलता हूँ, सीखता हूँ। तो 3 तरह के स्किल्स आजकल, जैसे एक टेक्नोलॉजी को आजकल एआई कहते हैं। जी बिल्कुल। एआई स्किल्स आने चाहिए कि आपको क्या उसका पर्पस है और किस फील्ड में, हेल्थ में, एजुकेशन में एआई की जरूरत है, तो वो आप डेवलप करें। तो टेक्नोलॉजिकल स्किल, एआई स्किल नंबर 1। नंबर 2 आ जाते हैं आपकी जो सेकंड स्किल है, वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। 99% जो एंटरप्रेन्योर्स पहले दूसरे साल मर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल हो मोर्टेलिटी रेट उनका है, ठीक है जी, तो 93%। तो उसमें उसकी वजह क्या होती है कि उनको कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं आती। मैं एंटरप्रेन्योर्स को कैश फ्लो मैनेजमेंट पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि आई वाज इन स्टेट बैंक। तो मैं चाहता हूँ कि अपने कैश फ्लो को सीखो। अगर आपको कैश फ्लो नहीं आएगी, आपका टैलेंट कुछ नहीं करेगा, जितने मर्जी कमा लो। और तीसरी चीज जो होनी चाहिए ना, मैं 2 चीजों के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के साथ, और तीसरी चीज होनी चाहिए आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, नेटवर्किंग। जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, ठीक है, आप रास्ते नहीं मिलेंगे। एक शख्स आपकी जिंदगी बदल सकता है, सही कनेक्शन। तो 3 इंटरपर्सनल स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, और पहला क्या जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स। जब 3 चीजों को इकट्ठा करेंगे ना, तो पैसा उसका आउटकम है। एजाज, आपने अभी 2 बात की, एक एआई की और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या किस तरह से वर्सेस अगर हम करें तो, अगर मुख्तसर कहते हैं थ्रू एआई, अगर आपको एआई सीख लिया तो यू आर हायर्ड, ठीक है, और ईआई यू आर फायर्ड।
तो अगर आपने सस्टेन करना है, कंटिन्यू करना है अपनी प्रोफेशन में, तो एआई के साथ ईआई सीखे, वरना आपका एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स वो आपको उड़ा के रखेंगे। अगर आप कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ बिहेव नहीं अच्छा करते, एआई में आपने पीएचडी कर लिया है लेकिन ईआई में आप जीरो हैं, तो मल्टीप्लाई रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। बिल्कुल। सिफर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी डिजिट को, क्या होगा? बिल्कुल सिफर ही होगा ना। तो आपको अपनी एआई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूट सीखें, सिर्फ उसका वेटेज 20% 30% देगा, 60% अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसको आपका इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। वो क्यों जरूरी है? अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप करेंगे अपनी, आपको अपना कंपोजर नहीं आपके अंदर, डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते आप, और अपनी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को मैनेज नहीं करते आप, तो क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप ये सीख लेते हैं ईआई, तो आप मेंटली टफ हो जाते हैं, ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रांगली मेंटल हो जाएंगे। ठीक है। एजाज निसार के लिए व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस के पहली बात तो दिलों के फतह करने को कामयाबी कहते हैं। हाय हाय हाय, क्या बोला? दिलों को फतह करने को कामयाबी, दिमाग को नहीं, दिमाग को नहीं। यस। उसकी वजह क्या है? मौला रूम ने अपनी मसनवी में लिखा, ये थी अपनी मसनवी में, जो कि हस्त कुरान भी कहते हैं उसको, वो ना कहते हैं कि रूमी कहते हैं कि ताले और चाबी के आपस में ना डायलॉग हो गया। ठीक है। और चाबी जो थी ना छोटी सी होती है, और एक हथौड़ी बड़ी होती है, वो भी लोहे की होती है। ठीक है। कहते क्या वजह है? हथौड़ी पूछती है चाबी से कि तू मेरा भाई है, बहन है मेरी, छोटी सी, कमजोर सी, मैं बहुत ताकतवर हूँ। हथौड़ी कितनी ताकतवर होती है, कितना उसका लोहा होता है, और उसमें चाबी में जितना सा लोहा होता है ना, क्या वजह है कि ताला तू आराम से खोल लेती है, मेरे से ताला खुलता नहीं। ठीक है। मैं तोड़ सकती हूँ, मैं ऊपर से हथौड़े मार मार के जो ताले को तोड़ दूंगी, लेकिन तू आराम से खोल लेती। बिल्कुल। तो वो कहती बिल्कुल ठीक है, मेरे माँ बाप एक हैं, हमारा डीएनए एक है, मैं तू ताकत में ज्यादा है, तेरे पास तकब्बुर है, गुरूर है, मैं एक नहीफ सी, कमजोर सी हूँ, लेकिन मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं अमल करती हूँ, जिससे ताला खुल जाता है। वो क्या? कहते तुम ना सर पे चोट मारते हो, ताला टूट जाता है, मैं दिल पे चोट मारती हूँ, उसके सीने में, ताला खुल जाता है। तो अगर आपने दिलों में चोट मार ली तो ताले खुल जाएंगे सारे इंसानों के। बिल्कुल ठीक। दिमाग से कभी नहीं खुलेगा कोई, आजकल तो छोटा सा 5 साल का बच्चा नहीं मानता बाप की बात, माँ की बात। बिल्कुल ठीक। तो सक्सेस का मतलब है दिलों को फतह करना, और दिल को जब आपने मैनेज करना सीख लिया, किसी की इमोशनल मैनेजमेंट सीख लिया, क्योंकि इंसान इमोशन से बना है, ठीक है, लॉजिक से नहीं बना। लॉगरिथम इसका ना, इमोशनल लॉगरिथम अभी एआई ने अभी डेवलप करना है। अच्छा। What is failure to you and how to deal with failure? फेलियर कोई नहीं होता जी, ठीक है। फेलियर का मतलब होता है लेसन्स। राइट। अगर आपने लेसन्स लर्न कर लिए, देयर इज नो फेलियर। ठीक है, नहीं किया तो देयर इज अ फेलियर। अगर आपने अपनी नाकामी और क्या किया, फेलियर इज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर सक्सेस। यस, वेरी ब्यूटीफुल। उफ, मैं प्रोग्राम नहीं एंड कर पाऊंगी जी। तो नाकामी जो होती ना, कोई कुछ नहीं होती, सिर्फ होता है लेसन। या हम सीखते हैं या जीतते हैं, तीसरा कुछ नहीं है। या सीखते हैं या फिर जीतते हैं, जीत जाते हैं, विन या लर्न। देयर इज नो फेलियर, देयर इज नो फेलियर। राइट। एजाज, एक प्रोग्राम में मुझे याद है, मैं और आप दोनों इकट्ठे थे, और जब मैंने आपको इनवाइट भेजा तो आपने मुझे एक बात कही कि गुलसाना, मेक श्योर कि ऑडियंस में यूथ हो, एंड आई वांट अ बिगर नंबर ऑफ यूथ sitting in the audience. If that is so, I'll definitely come, which I really liked about you. अब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं प्रोग्राम के। मैं चाहूंगी कि आज के यूथ को अपने एक एक बात, आपका मैसेज रही पूरे प्रोग्राम में। मेरा ख्याल है मैं 1 सेकंड के लिए भी आपसे तवज्जो हटा नहीं सकी। ठीक है, यूथ के लिए क्या मैसेज है, इस कैमरे के बीच में रिकॉर्ड करा दीजिए। गुलशना, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। मैं यूथ के लिए सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि यूथ जो होती है ना, उसका जो नाम है ना, वो उम्मीद का नाम है। जवानी क्या होती है, मुस्तकबिल को देखते हैं। बुढ़ापा क्या होता है, वो माजी को देखता है। तो आपका जो, हमारा जो फिलॉसफी है ना, इस 2026, 2027, 2028, 30 तक ना, जो नौजवान नस्ल, ये मैं बल्कि सबको नौजवान ही कहता हूँ, जो भी मुस्तकबिल में सोचता है वो नौजवान है, चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 15 साल का है। जो माजी में देखता है तो समझे वो बूढ़ा है। तो 15 से 75 साल के लोगों के लिए ना, ये एक छोटा सा एक मेरा ज़िंदगी का निचोड़ है, मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। वो 5F है जी, ये 5F याद रखिएगा। तो फर्स्ट F होता है, इस ईयर को अपनी ज़िंदगी में अगर आपने करना है, तो सबसे पहला जो मंत्र है वो फोकस है।
अपना लिख लें अपने कागज़ पे, कोई मकसद हयात लिख लें, वाई लिख लें, गोल्स लिख लें, जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लोगों ने बनाए हैं, जिम जाना है, CSS करना है, नौकरी लेनी है, कारोबार करना है, जो भी है वो लिख लें, लेकिन उस पर फोकस रखें, शार्प फोकस। बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको जो बच्चा आज के दौर में सब तो कुछ किस्मत है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन मैनेज कर लें, आप अपने क्योंकि सारे 99% एवरीबॉडी डिस्ट्रैक्टेड, तो अगर आप उसमें से निकल के सिर्फ F पहला वाले पकड़ लें, फोकस, लेजर फोकस्ड ऑन योर गोल्स। दूसरा F, सेकंड गोल जब फर्स्ट फोकस हो जाए तो फिर उसके बाद ये फोकस किन पे करना है ये भी मैं आपको इसके अंदर बता। तो फर्स्ट जो होता ना सेकंड F आ जाएगा, वो है अपनी आपने फिटनेस पे काम करना, अपनी हेल्थ पे काम करना है। अगर आपने अपनी फिजिकल जो स्ट्रेस वाला दौर पूरे शौक ज़माने में, अगर सबसे कीमती चीज़ जो हम खो जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, वो अपनी हेल्थ। तो फिटनेस एंड हेल्थ जो है ना वो आपका सेकंड गोल है इस पूरे अगले जो बच्चों अगर आपने अगर क्योंकि नई नस्ल के जो बच्चे हैं इनको क्योंकि स्क्रीन एडिक्शन की वजह से इनको कमर में दर्द, सर में दर्द, आने वाले दिनों में 2 डॉक्टरों की बड़ी मौजी होने वाली है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, एक ऑर्थोपेडिक्स वाले और एक आंखों वाले डॉक्टर, क्योंकि हर बच्चे की आंखें इस वक्त प्रॉब्लम है, 8-8 घंटे स्क्रीन देख देख के मेंटल हुए पड़े। बिल्कुल। तो क्या है जी, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी नंबर 1 रखें। सेकंड आ जाता है वो थर्ड आ जाता है कि आपने उसके बाद अपनी फाइनेंस को मैनेज करना, अपनी पॉकेट मनी चाहे 100 रुपये मिले चाहे 1 लाख हो आपकी कमाई हो, उसमें से कुछ पैसे ना आपने सेव करके उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है आप, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं, वरना सारी जिंदगी नौकरी 9 to 5 में गधे बन के काम करके और फिर रैट रेस में मर जाएंगे आप। बिल्कुल। तो आजकल की जो लो मिडिल क्लास है क्योंकि इतना इन्फ्लेशन हिट मार दिया है, पंजाबी में कहते हैं मत लग गई है इन्फ्लेशन ने ना, महंगाई और गुर्बत ने ना, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जब महंगाई भी हो और ऊपर से बेरोजगारी भी हो। तो आपने इससे निकलने के लिए अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी है, आप कैश फ्लो सीखनी है, और रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़नी है आपको, वो आपको सिखाएगा कि एसेट्स डेवलप करने हैं, लायबिलिटीज डेवलप नहीं करने। और तीसरा आप आ जाएगा वो आपकी फैमिली है। चौथा फैमिली, रिश्ते जो आपके जो सर्कल है करीबी, उसके लिए मैं एक फार्मूला देता हूँ कि आप अकेले बैठ जाएं और देखें कि आपके आज आप बहुत हो गए हैं, आज आपकी मतलब यू आर गोइंग टू डाई ना, मैंने किया था, तो आपका एक डेथ मेडिटेशन कहते हैं इसको, ये देखें कि मेरे मरने के बाद मेरे किन लोगों को फर्क पड़ेगा और किन को फर्क नहीं पड़ेगा, लिस्ट बना के रख लें। और जिनको फर्क पड़ना है, जिनके बगैर आप, क्योंकि उनके लिए आप पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया है, पूरी आपके लिए वो दुनिया पूरी दुनिया है, लेकिन उनके लिए आप पूरी दुनिया है। तो उन रिश्तों को लिख लें और फैमिली को उसको वक्त दें बस। और लास्ट के अंदर लास्ट जो होता है इस आपकी जो फैमिली है, फिटनेस है, उसके बाद लास्ट में बल्कि पहले पे आना चाहिए, वो आता है आपका फेथ का लेवल, कभी नीचे ना आने दें। उसको कहते हैं दस्तक दूं दस्ते यकीन से, अरे दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से, हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, अरे हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। अपने अंदर यकीन पैदा करें, उसका पौधा लगाएं, यकीन कामल की तरफ जाएं, रिज़्क खुद आ जाएगा चल के, राज़िक की तलाश करें। एजाज, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, मैं हमेशा प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ, लेकिन आज मेरे मेहमान ने इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से कंक्लूड किया कि मुझे अपने लफ्ज़ छोटे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज गुलसाना मंशा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्रोग्राम चुप फसाने।